कंपोजिशन देखे थे ब्लड का, वही कंपोजिशन को आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये पहला था प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन को एक करके सबको डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन कंपोजिशन को अलग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है? 44%। प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन 7% होता है। ये 7% मतलब ये टोटल 7%। प्लाज्मा प्रोटीन 7% होता है। इसको हम मान लेते हैं, इसके लिए सबके लिए टोटल है, मतलब 100% है। ये 7% जो है प्लाज्मा प्रोटीन, ये इन चारों के लिए ये 100% है। ठीक, तो इसीलिए एल्बुमिन 44%, ग्लोबिन 38%, फाइब्रिनोजन 7% और अदर 1% आएगा। अदर 1% आएगा। एल्बुमिन, पहला क्या है? एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है सबसे ज़्यादा ब्लड में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या है? ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। एल्बुमिन ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, एल्बुमिन जो है फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। ये दो तरीक़ा से ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, दो प्रोसेस से। एक होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा होता है रीऑब्जर्वेशन। फिल्ट्रेशन मतलब हम कोई भी ब्लड वेसल से इससे ब्लड फ्लूइड को बाहर कर दी, फिल्ट्रेशन हो गया। अगर वही ब्लड वेसल्स में फिर से रीऑब्जर्वेशन करता है, मतलब फिर से वापस लेता है, तो वो रीऑब्जर्वेशन करता है। ये किडनी के प्रोसेस में ये फिल्ट्रेशन और रीऑब्जर्वेशन को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, जो हम पढ़ाएंगे आगे जब किडनी का चैप्टर यूरिनरी सिस्टम आएगा उस समय पढ़ाएंगे। एल्बुमिन क्या करता है? ये फ्लूइड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। ये दो प्रोसेस से करता है, एक फिल्ट्रेशन से और दूसरा रीऑब्जर्वेशन से। अब देखिएगा, वो एक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर बताएंगे। देख, फिल्ट्रेशन और रीऑब्जर्वेशन कैसे करेगा? ये हो गया एक ब्लड वेसल। ठीक है, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन करेगा। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड अंदर जाएगा, मतलब फ्लूइड बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये रीऑब्जर्वेशन करने लगेगा। ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो रीऑब्जर्वेशन होगा। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन होगा, मतलब फ्लूइड बाहर जाएगा। देख, ब्लड वेसल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। हम एक आर्टरी और वेन बनाएंगे। ये आर्टरी हो गया और इसी से अटैच करके बनाएंगे वेन को।
वेन को। ये हो गया आर्टरी, आर्टरी, ये हो गया वेन। आर्टरी के अंदर हो या वेन के अंदर हो, अंकोटिक प्रेशर 25 mmHg होता है। ठीक, आर्टरी हो या वेन हो, दोनों के अंदर अंकोटिक प्रेशर 25 mmHg, और आर्टरी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 30 mmHg, और वेन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mmHg। आर्टरी के अंदर हमेशा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होता है, और वेन के अंदर हमेशा रीऑब्जर्वेशन हो। कैसे होगा वो बताएंगे। रीऑब्जर्वेशन होगा। इतना तक प्रोसेस को समझ में आ गया होगा। आर्टरी जो है, आर्टरी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 30 mmHg, और आर्टरी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर 25 mmHg। मतलब दोनों को घटाएंगे तो 5 mmHg हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अधिक है, 5 mmHg हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अधिक है। इसीलिए आर्टरी के अंदर हमेशा फिल्ट्रेशन होगा, मतलब आर्टरी से हमेशा फ्लूइड बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। और वही इसीलिए आर्टरी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड का फिल्ट्रेशन होगा, मतलब इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, 5 mmHg अधिक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसीलिए फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। वेन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mmHg, और वेन के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर 25 mmHg। 10 mmHg ऑन्कोटिक प्रेशर अधिक है, 10 mmHg ऑन्कोटिक प्रेशर अधिक है, इसीलिए ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड उसके पास आएगा। जिधर ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड उसके पास आएगा। इसीलिए वेन के अंदर हमेशा रीऑब्जर्वेशन होता है, रीऑब्जर्व होता है, मतलब फ्लूइड को जो बाहर कर दिया है उसको फिर से रीऑब्जर्व करता है। इसलिए ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड का रीऑब्जर्वेशन होगा। अब हम ग्लोबुलिन को देखते हैं। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो सेकेंड सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लोबुलिन क्या है, ये सेकेंड सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीबॉडी बनाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबुलिन कहते हैं। क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन दो चीज़ से मिलके बना होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन दो चीज़ से मिलके बना होता है, एक तो इम्यूनिटी और दूसरा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, वो भी प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में वो भी स्पेशली ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन।
इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से हम डिनोट करते हैं, आईजी से, इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार का होता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। इस सीक्वेंस याद रखिएगा, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सीक्वेंस इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे समझने में आसानी होगा। इसलिए आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 प्रकार का कौन कौन सा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। अब इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर, ये एंटीजन बाइंडिंग साइड है, ये बाइंडिंग साइड है, ठीक है। देखेंगे कितना बाइंडिंग साइड किस में होता है, ये सब कुछ देखेंगे। ये क्या है, एक हेवी चेन है, स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये हेवी चेन है। ये हेवी चेन ही डिसाइड करता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। अगर हेवी चेन अल्फा होगा तो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी, अल्फा होगा तो आईजीए होगा, गामा होगा आईजीजी होगा, हेवी चेन गामा होगा तो आईजीजी होगा। और ये जो ये लाइट चेन है, लाइट चेन दो होता है, एक कप्पा होता है, एक लेमडा होता है। कप्पा को कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा को एल से डिनोट करते हैं, या इसके सिंबल से डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, देखिए ये एक हेवी चेन हो गया, ये लाइट चेन हो गया। अगर हेवी चेन, लाइट चेन जो है, या तो दोनों कप्पा होगा, ये भी कप्पा होगा, ये भी कप्पा होगा, या तो दोनों लेमडा होगा, तो दोनों लेमडा ही होगा। दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, या तो दोनों सेम ही रहेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया। ये आई जी डी, पहले शुरू आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई और आई जी डी। ये 5 टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। ये आई जी जी हेवी चेन हो गया डेल्टा, ये हेवी चेन जो है ये डेल्टा हो गया, हेवी चेन डेल्टा हो गया। इसमें हेवी चेन एप्सिलॉन हो गया। आईजीई में हेवी चेन एप्सिलॉन हो गया। आईजीजी में हेवी चेन गामा हो गया। और आईजीए में हेवी चेन अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। और आईजीएम में हेवी चेन म्यू हो गया, ये हेवी चेन म्यू है। आईजीडी है, इसका एंटीजन बाइंडिंग साइड 2 है, ये है, ये है। आईजीई का एंटीजन बाइंडिंग साइड 2 है। आईजीजी का एंटीजन बाइंडिंग साइड 2 है, मतलब इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। लेकिन आईजीए का बाइंडिंग साइड 4 है, 1 2 3 और ये 4। आईजीए का बाइंडिंग साइड 4 हो गया। आईजीएम का बाइंडिंग साइड 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आईजीएम का बाइंडिंग साइड 10 हो गया। इसको मिलियनल इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम मिलियनल इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। आईजीएम को पेंटामर स्ट्रक्चर का इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये सब आगे लिखा हुआ है, वो डिटेल से बताएंगे। इसको पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं। कंटेन, इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या कंटेन होता है, देखिए 2 हेवी चेन, एक उधर था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, ये हेवी चेन, 2 हेवी चेन हो गया। और 2 लाइट चेन, एक इधर लाइट चेन था और इधर लाइट चेन हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 हेवी चेन रहेगा और 2 लाइट चेन होगा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया। ये हेवी चेन एक हो गया, एक हेवी चेन, 2 हेवी चेन हो गया। ये लाइट चेन हो गया, तो ये लाइट चेन हो गया। 2 लाइट चेन, दो हेवी चेन होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन में कंटेन में क्या होगा, 2 हेवी चेन होगा, 2 लाइट चेन होगा। एवरी हेवी चेन, एवरी चेन, चाहे ये चेन हो या ये चेन हो या ये चेन हो, बाइंड होता है एसएस बॉन्ड या तो डायसल्फ्यूरिक बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, इसको ध्यान में रखिएगा। एवरी हेवी चेन
बाइंड होता है डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड या एसएस बॉन्ड के थ्रू। तो मेहनत क्या वो बता दो यार। देखिए ऐसे नहीं मिटा देते हैं, डायरेक्ट मिटा लेते हैं। देखिए ये कनेक्ट हुआ, या तो एसएस बॉन्ड, डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड को एसएस बॉन्ड भी बोलते हैं। ये कनेक्ट है तो किससे होगा, एसएस बॉन्ड या डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड। ये कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है, एसएस बॉन्ड या डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड से कनेक्ट होता है। या ये कनेक्ट है तो किससे होगा, डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड या एसएस बॉन्ड से। एवरी चेन कनेक्ट विथ डाइसल्फ्यूरिक बॉन्ड या एसएस बॉन्ड। नहीं, हेवी चेन टोटल 5 टाइप का होता है, इसीलिए इम्यूनोग्लोबिन भी 5 प्रकार का होता है। हेवी चेन टोटल 5 टाइप का होता है, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन भी 5 टाइप का होता है। 2 लाइट चेन होगा, लाइट चेन भी 2 होगा, ये तो कप्पा होगा, ये तो लेमडा होगा। कप्पा को के से डिनोट करते हैं, लेमडा को एल से डिनोट करते हैं। हेवी चेन 5 टाइप का होता है, गामा, अल्फा, म्यू, एप्सिलॉन, डेल्टा। इसका सिंबल आप लोग अपने से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। गामा, अगर हेवी चेन गामा है तो इम्यूनोग्लोबिन जी होगा। अगर हेवी चेन अल्फा होगा तो इम्यूनोग्लोबिन ए होगा। अगर हेवी चेन म्यू होगा तो इम्यूनोग्लोबिन एम होगा। अगर हेवी चेन एप्सिलॉन होगा इम्यूनोग्लोबिन ई होगा। अगर हेवी चेन डेल्टा होगा तो इम्यूनोग्लोबिन डी होगा। सबका फर्स्ट लेटर गामा का जी, अल्फा ए, म्यू एम, एप्सिलॉन ई और डेल्टा डी, ये उसका इम्यूनोग्लोबिन। देखिए आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, ये सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इम्यूनोग्लोबिन का सेम टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो पीछे देखे थे। और आईजीएम और आईजीए ये डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आईजीएम को पेंटामर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, पेंटामर स्ट्रक्चर बोलते हैं। पेंटामर स्ट्रक्चर की तरफ रहता है, इसलिए आईजीएम को पेंटामर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन जी को, इम्यूनोग्लोबिन जी में हेवी चेन, इम्यूनोग्लोबिन जी में गामा टाइप का हेवी चेन पाया जाता है। ये पावरफुल होता है, इम्यूनोग्लोबिन जी पावरफुल होता है। मोस्ट अवेंडेड मतलब 80% होता है। ये इम्यूनोग्लोबिन जी 80% होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी का मोलिक्यूलर वेट 1.5 लाख होता है। इम्यूनोग्लोबिन जे का लेट से बनता है और लंबे टाइम तक रहता है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो है लेट से बनेगा और लंबे टाइम तक शरीर में रहेगा। इम्यूनोग्लोबिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये सब तो रटने वाला है, तो हम क्या बताएंगे इसमें एक्सप्लेन करके। ये इम्यूनोग्लोबिन जो जितना सेल के अंदर होगा उतना सेल के बाहर होता है, मतलब इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर सेम रहेगा। इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रा वेस्कुलर जितना सेल के अंदर होगा उतना सेल के बाहर होगा, दोनों में सेम होगा। इम्यूनोग्लोबिन जी का हाफ लाइफ 23 दिन का होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी का एंटीजन बाइंडिंग साइट 2 हो। IgA, इसमें अल्फा टाइप का हेवी चेन है। IgA में अल्फा टाइप का हेवी चेन है। इसका मोलिक्यूलर वेट 1.6 लाख होता है। IgA का मोलिक्यूलर वेट 1.6 लाख। IgA टीयर में, सलाइवा में, मिल्क में पाया जाता है। IgA किसमें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और उधर जो प्लेसेंटा को IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, वो भी ध्यान में रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और IgA का
हाफ लाइफ 6 से 8 डे का होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन एम इसमें म्यू टाइप का हेवी चेन है। इम्यूनोग्लोबिन एम में म्यू टाइप का हेवी चेन होता है। ये लार्ज मतलब लार्ज आकार में बड़ा होता है। ये आकार में बड़ा होता है। मोलिक्यूल इम्यूनोग्लोबिन ए आकार में बड़ा होता है, लार्ज होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम को मिलियनर इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी ऑल्सो नोन एज मिलियनर इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ए पेंटामर स्ट्रक्चर का होता है। जो स्ट्रक्चर इसे नाम रहा था, इधर से निकला था, इधर से निकला था, इसलिए इसको पेंटामर स्ट्रक्चर को आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। कैसा पेंटामर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर 10th में पढ़े होंगे। आईजीएम का मोलिक्यूलर वेट 9 लाख होता है। क्या बड़ा होता है, उसका वजन भी होगा। इसका मोलिक्यूलर वेट 9 लाख होगा। इम्यूनोग्लोबिन का हाफ लाइफ 5 डे का होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम का एंटीजन बाइंडिंग साइट 10 है। इम्यूनोग्लोबिन ई, इसमें एप्सिलॉन टाइप का हेवी चेन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ई में एप्सिलॉन टाइप का हेवी चेन पाया जाता है। इसका मोलिक्यूलर वेट 1 से 1.9 लाख, मोलिक्यूलर वेट 1.9 लाख। लेकिन एक चीज़ और नहीं बताए, इम्यूनोग्लोबिन IgM ये कितना परसेंट है? 4%। और IgG ये होगा 80%। और एक होगा IgA, ये होता है 12%। इम्यूनोग्लोबिन ई ये 1 से 2% होता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड GI ट्रैक में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ई जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक और GI ट्रैक में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ई एलर्जिक कंडीशन में दिखता है। इम्यूनोग्लोबिन ई ये एलर्जिक कंडीशन में दिखता है। इम्यूनोग्लोबिन ई का हाफ लाइफ 2 दिन का होता है, 2 डे का होता है। इम्यूनोग्लोबिन डी ये डेल्टा टाइप का हेवी चेन पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन डी में डेल्टा टाइप का हेवी चेन, इसका मोलिक्यूलर वेट 1.8 लाख होता है। इम्यूनोग्लोबिन डी इसका ये इम्यूनोग्लोबिन जी के पैरेलल वर्क करता है, काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है इम्यूनोग्लोबिन जी के पैरेलल समांतर काम करता है। अब एक जगह इकट्ठा करके लिखते हैं जिसके आप लोग को याद रहेगा। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ऐसे आप लोग भी बना लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। इसका मोलिक्यूलर वेट देखते हैं। IgG का मोलिक्यूलर वेट 1.5 लाख, IgA का मोलिक्यूलर वेट 1.6 लाख, IgM का मोलिक्यूलर वेट 9 लाख, IgE का मोलिक्यूलर वेट 1.9 लाख, IgD का मोलिक्यूलर वेट 1.8 लाख। ये 15, 16, 9 दूनी 18 में 1 जोड़ दे 19 और 9 दूनी 18 हम ऐसे याद करके रखे हैं। एक सीक्वेंस हमको याद है, इसीलिए ये सीक्वेंस हमको याद हो गया है। ये जो है 80% पाया जाता है, ये 12%, 4%, 2% से
2% से कम, ये 1% से कम। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। क्या करता है? आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। मिल्क में, टीयर में, सलाइवा में IgA पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं। मिल्क में, सलाइवा में, टीयर में IgA पाया जाता है। IgG हीट स्टेबल होता है। IgA हीट स्टेबल होता है। IgM हीट स्टेबल होता है। IgE हीट लेवाइल होता है। IgD हीट स्टेबल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब हीट स्टेबल है। हाफ लाइफ 23 दिन का, 6 से 8 डे, 6 से 8 डे, 5 डे का, 2 डे का हाफ लाइफ है। ये जो है IgG कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शो करता है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या तो कंपाउंड रिएक्शन शो करता है। ये हो गया, एक पेज में आपका आ गया सब कुछ, उतना लिखा हुआ सब कुछ एक पेज में आ गया, इसलिए थोड़ा सा बता दिए। अब ये फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन जिसके वर्ड के लास्ट में नोजन लगा हुआ, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। जिसके वर्ड के लास्ट में नोजन लगा हो वो इनएक्टिव है। ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से रिएक्शन करके फाइब्रिन में बदलता है, जो कि जाल के समान होता है। इसमें ये प्लेटलेट आके फंस जाता है, इसे ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसे प्लेटलेट आके फंसते जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसके लिए यहीं तक, आगे देखेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।